नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम लाते हैं स्पॉटलाइट में एक खास मुद्दा और उसके हर पहलू की करते हैं पड़ताल। आपको देते हैं जरूरी जानकारी और करते हैं दर्शकों को जागरूक। आज स्पॉटलाइट में बात एक ऐसी बीमारी की, एक ऐसी समस्या की जिसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, डायबिटीज। जी हां, डायबिटीज भारत में तेजी से पांव पसार रहा है और अब इसे साइलेंट किलर कहा जाने लगा है। भारत डायबिटीज कैपिटल के तौर पर जाना जाने लगा है और हाल ही में एक और स्टडी ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। ये स्टडी बताती है कि भारत में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर 5 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। और हैरानी की बात यह है कि यह जो संख्या है, इनमें से 40% यानी 40% लोगों को यह पता ही नहीं कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये आंकड़े द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में छपी एक स्टडी से आए हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया के डेटा का इस्तेमाल हुआ। इस सर्वे में 2017 से 2019 के बीच करीब 60,000 लोगों की जांच की गई। बड़ा फिगर है 60,000, जो एक साइज है रिसर्च का, एक बड़ा साइज माना जाता है। और सामने आया कि करीब 50 मिलियन भारतीय डायबिटीज से जूझ रहे हैं। शहरों में यह बीमारी गांवों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। शहरों में करीब 30%, जबकि गांवों में 15% लोग इससे पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा जो डायबिटीज का रेट है वो चंडीगढ़ में है, लगभग 37% के करीब, केरल में 36% और पुडुचेरी में 36%, जबकि मरीजों की सबसे बड़ी संख्या डायबिटीज की तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आती है। भारत की आबादी तेजी से बड़ी भी हो रही है और बूढ़ी भी हो रही है, और इसके साथ ही बड़ा हो रहा है मध्यम और बुजुर्ग उम्र के लोगों में डायबिटीज का खतरा। तो आज स्पॉटलाइट में हम जानेंगे कि डायबिटीज आखिर क्यों भारत में इतनी तेजी से पांव पसार रहा है, क्यों ये एक साइलेंट किलर बन रहा है, इसे रोकने में हम कहां चूक कर रहे हैं और क्या हम इस साइलेंट किलर से लड़ने के लिए, इस प्रहार से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ बहुत से खास मेहमान शामिल होंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी साहब हैं, जो कि जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मैत्री रमैया जी हैं, जो कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, जो कि चेयरमैन हैं फोर्टिस सी डॉक हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज एंड अलाइड साइंसेज। एक लंबे समय तक उन्होंने डायबिटीज पर अपनी बात रखी है, अपनी तमाम स्टडीज जो हैं वो सामने रखी हैं और इस चिंता के बारे में वाकिफ कराते रहे हैं। तो डॉक्टर शशांक, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। स्टडी में जो बात कही गई है कि एक तो इसका साइज बड़ा है, दूसरा यह है कि उसमें से भी जो सबसे चिंताजनक बात है कि इसमें 40% लोग इस एज ग्रुप के जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। आखिर और अपने शुगर को कंट्रोल कर पाने में हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? इसे कंट्रोल कर पाना क्यों अब समझ से परे या अपनी हद से परे होता जा रहा है? तो पहली चीज ऐसी है कि मधुमेह है बहुत तेजी से एक साइलेंट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के माध्यम से बहुत जल्द फैल रहा है और 50% लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको मधुमेह है। और मधुमेह होने के बाद ये बायोकेमिकल डिसीज है और अलक्षणीय होता है, यानी उसमें कोई लक्षण नहीं रहते। और काफी बार हम दवाई देते हैं, आहार व्यायाम करते हैं, योग करते हैं और शक्कर जो है नियंत्रण में लाते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है कि हमारी शक्कर ठीक हो गई और वो बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे नहीं प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। उसके साथ ही हमारे जो दवाइयां हैं वो भी काफी बार बंद हो जाती है और उसके कारण वंश हमारी जो शक्कर होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए ऑलमोस्ट आधे लोगों की शक्कर कंट्रोल में नहीं रहती है और हमारे पास अभी आहार व्यायाम, लाइफस्टाइल, योग और दवाइयां हैं जिसके से हम प्रॉपर वजन पे और शक्कर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी लगती है, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज जो है ये लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक डिसीज है
और ये हम रेमिशन में जरूर ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कांस्टेंट निगरानी और सेल्फ केयर की जरूरत है, सेल्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है और रेगुलर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और ये होगा तो ही नियंत्रण में रह सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन हमारी टूट जाती है और मधुमेह अक्सर इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल से होता है। टाइप 2 मधुमेह जो आम आदमी में मधुमेह है वो लाइफस्टाइल डिसरप्शन से होता है। इसलिए लाइफस्टाइल मेंटेन करना और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। मैत्री, मेरा अगला सवाल आपसे है। कंट्रोल, ये नियंत्रण जो शब्द होता है बहुत मायने रखता है कि किसी भी चीज को अगर हद में रखा जाए तो वो बेहतर रहती है। इसीलिए हमने डिसिप्लिन, एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, इन सारी चीजों को लाइफस्टाइल में जोड़ा है। लेकिन हम इसमें पीछे हट रहे हैं और अब डायबिटीज कम उम्र में भी सामने आ रहा है। सबसे बड़ी वजह आप क्या देखती हैं? मेरा ये मानना है कि कंट्रोल बहुत नेगेटिव वर्ड है। कंट्रोल मतलब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को रोक रहे हैं। तो मैं कंट्रोल वर्ड नहीं यूज करती, बिकॉज न्यूट्रिशन प्लान भी काफी जब लोग ज्वाइन करते हैं तो मुझे कहते हैं हाँ कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मैं कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा। मतलब सही जगह पे अपना फोकस लगाना है। ऑटोमेटिकली कंट्रोल या जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं वो हो जाएगा। जो नहीं खाना है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जब आप सही दिशा में जाना शुरू करते हैं। तो फोकस वहां रखें कि हमें खाना एग्जैक्टली क्या है। बिल्कुल। तो सबसे अहम चीज ये है कि हमें अपने आप को चैनलाइज करना है, अपनी बॉडी को समझना है। और मैत्री, मैं आऊंगा आपके पास और आपसे टिप्स भी लूंगा कि आखिर हमारी डाइट होनी कैसी चाहिए, हमारी थाली होनी कैसी चाहिए। अनूप जी, लंबे समय से हमने आपको पढ़ा है, आपको सुना है और आपकी तमाम राय जो है वो बहुत मायने रखती है, खासतौर पे डायबिटीज के इस क्षेत्र में। हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा कारण क्या आप देख रहे हैं डायबिटीज का इस तरह से लगातार बढ़ना? जी, सबसे बड़ी चीज तो जीवन शैली है हमारी। और उसमें जितना बदलाव आया है वो पिछले 10 साल में, वो पिछले 50 साल में शायद नहीं आया। और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही उसमें गड़बड़ हो गई है, वो है खान पान में। ना ही हम केवल इंडियन खान पान को बुरी तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कैलोरीज डाल रहे हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा जो पोषण वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में कम हो गया है, फाइबर कम हो गया है। उसके साथ साथ ही जो वेस्टर्नाइज भोजन है वो हमको 10 मिनट में मिल जाता है किसी भी कैरियर के थ्रू, और वो उसका सेवन भी ज्यादा हो गया। तो ज्यादातर यंग लोगों में ये चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और यही अहम कारण है। इसके साथ जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के साथ साथ भोजन का पूरा बदलाव, और ये दोनों मिलकर मोटापा बढ़ा रहे हैं और डायबिटीज बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अनूप जी। और ये वाकई खतरे को वक्त रहते कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम बहुत आवश्यक है। और हम देख रहे हैं कि इस समस्या का जो पूरा असर है वो किस तरह से पूरी हमारी होलिस्टिक हेल्थ पर पड़ता है और लॉन्ग टर्म में कितने नुकसान होते हैं हमारे बाकी ऑर्गन्स को। शशांक सर, अगर मैं अगले 5 सालों में देखूं, मतलब आप तो रेगुलर लोगों से मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं मरीजों को भी, आप लाइफस्टाइल को भी देख रहे हैं, आप स्ट्रेस को भी देख रहे हैं, तमाम चीजों को देखते हुए अगर मैं अगले 5 सालों में देखूं तो भारत में डायबिटीज को आप किस स्तर पर देख रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि भारतवंश में एक मुहिम जारी है जिससे हम मधुमेह के मामलों पे नियंत्रण लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं लोग, तो इसलिए जन जागृति लेना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम के थ्रू, अलग अलग माध्यम के थ्रू, हमारे माननीय पंतप्रधान भी फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू, योग डे के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू, हमारी FSSAI जैसी बॉडीज हैं, फूड कंट्रोल के थ्रू हम एक कोशिश कर रहे हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि नियंत्रण में कैसे लाया जाए। ये आंकड़ों को हमको बदलना होगा। मधुमेह के मरीजों की संख्या जो बहुत जल्द
फैल रही है उसके ऊपर एक हॉल्ट लगाना पड़ेगा। कोई कोई प्रांतों में जैसे तमिलनाडु है, वहां पे थोड़ा सा एक स्लो डाउन हो गया है मधुमेह के आंकड़ों में, क्योंकि अग्रेसिव प्रिवेंशन प्रोग्राम चलते हैं। इसलिए हमको पूरे भारतवर्ष में प्रिवेंशन पे फोकस देना चाहिए, लाइफस्टाइल पे फोकस देना चाहिए, कम खाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी और योग पे ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंशन पे फोकस रखना चाहिए। तो ये हमारा स्पॉटलाइट होगा। हमको लगता है कि हम ये जो बढ़ती हुई मधुमेह की महामारी है उसके ऊपर नियंत्रण करना पॉसिबल है। उसके लिए एक जन जागृति की और एक मूवमेंट की बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि एक तो हम आबादी में बड़े हैं, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने खान पान, अपने स्ट्रेस, इन सारी चीजों को एकदम सामने बेकाबू होता हुआ देख रहे हैं। चलिए, चर्चा जारी रहेगी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस विषय के बाकी पहलुओं को टटोलते हैं। मैत्री, हमें जरा बताइए कि हमारी ब्रेकफास्ट की थाली, हमारी लंच की थाली और हमारी डिनर की थाली, ये होनी कैसी चाहिए? मतलब आमतौर पे किस तरह की सलाह आप अपने एक्सपर्टीज से देंगी? डायबिटीज को मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब पेट का फैट है ना, तो डायबिटीज के चांसेस ज्यादा है। तो अपना फोकस पेट के फैट को कम करना होना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो मैं डाइट देने वाली हूँ, आपका नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि ये डाइट क्यों, तो उसके पहले मैं आपको बेसिस बता देती हूँ उसका, कि प्राइमरी फोकस विसरल फैट, मतलब पेट का जो फैट होता है उसको हटाने में होना चाहिए। पेट का फैट हटने से डायबिटीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और पेट का फैट हटने के लिए हमें अपने खाने में हेल्दी फैट्स, हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखना जरूरी है। यही चीज रूरल, मतलब कि जो गांव के लोग हैं, वो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उनमें प्रोटीन, ये सारी मात्राएं हाई रहती है, ऊंची रहती है। इसकी वजह से उनको डायबिटीज कम होता है और अर्बन लाइफस्टाइल में डायबिटीज की मात्रा ज्यादा है। तो समझो, ब्रेकफास्ट के लिए जो नॉर्मली लोग पोहा, उपमा खाते हैं, ये बहुत हाई कार्ब फूड्स हैं। उसको आप हटा के, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप स्प्राउट्स की कोई भी चीज खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल चीला खा सकते हैं, स्प्राउट विद दही खा सकते हैं। आप कोई भी राजमा, छोले, कोई भी लेग्यूम्स, कोई भी दाल्स, पल्सेस, ये कुछ भी ले सकते हैं, उसका टिक्की बना सकते हैं उसकी। नॉन वेजिटेरियन है तो बेशक अंडा लीजिए, पूरा अंडा, जो एग व्हाइट और एग येलो दोनों है, आर फैब्यूलस आपके आपके डायबिटीज, आपके विसरल फैट को कम करने के लिए, आपके डायबिटीज को कंट्रोल में लाने के लिए। दूसरी चीज, लोग प्रोटीन पाउडर से बहुत भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन पाउडर की वेजिटेरियंस को है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन इंडियन पर्सन शायद हफ्ते में 2 बार या 3 बार नॉनवेज खाता है, और उसमें उसको जो प्रोटीन चाहिए वो नॉर्मली मिल जाता है। वो भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत वेजिटेरियंस को है। और वेजिटेरियन में अभी एक तो लोग वे प्रोटीन से काफी डरते हैं। अब प्लांट प्रोटीन काफी समय से है, प्लांट प्रोटीन मार्केट में आ चुका है, जो ऑर्गेनिक ब्राउन राइस, पल्सेस, सोया, मटर, इन सब के एक्सट्रैक्ट से बनता है। तो प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप ब्रेकफास्ट में लेना जरूरी है। लंच में आप नॉर्मल गेहूं की रोटी ना ले, मैदे की तो भूल ही जाइए। गेहूं को आप पता है, अगर आप ज्यादा पीसेंगे तो वो मैदा बन जाएगा। तो गेहूं की रोटी भी लेते हो तो एज गुड एज मैदे की रोटी ले ली। आप नाचनी की रोटी ले, आप ज्वार की रोटी ले, आप बाजरा की रोटी ले। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि आप 8 आटे कंबाइन करके उसका मल्टीग्रेन आटा का रोटी ले, उसमें आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। दूसरा, फाइबर बहुत हाई होगा। तीसरा, आपको ये सारे 8 आटे के अमीनो एसिड्स का फायदा होगा, एक का नहीं, 8 आटे का। रोज थोड़ा खाएंगे तो आपको, आपकी बॉडी में वो घर बनाते जाएगा। हमें वही करना है, एक टाइम अच्छा नहीं खाना है, हमें ऑल द टाइम रेगुलरली थोड़ा करके अच्छा खाना है, तो अपना पूरा सिस्टम हेल्दी हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की रोटी लेनी है।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, ये आपके ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अगेन नॉनवेज खा रहे हैं तो फैटी फिश लीजिए। फैटी फिश में ओमेगा 3 रहता है जो आपके फैट को डिसॉल्व कर देता है। अगर आप नॉनवेज नहीं लेते तो उसके साथ कुछ तो भी प्रोटीन लीजिए, जैसे मिस्सर ले सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र हैं तो मिस्सर ले सकते हैं, उसका फरसान के ब्रेड के बगैर, लेकिन मिस्सर मटकी ले सकते हैं, कोई भी लेग्यूम दाल ले सकते हैं। लेकिन ये 3 चीजें जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की रोटी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और दाल प्रोटीन, ये जरूरी है। उसके साथ थोड़ा सा रॉ सैलेड मतलब कच्चा सैलेड, वो भी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी मिक्स कीजिए, काकड़ी, लेटस, ब्रोकली, मशरूम, जो भी आपको पसंद आए मिक्स कीजिए। लेकिन थोड़ा सा एक बोल सैलेड लेना जरूरी है। रात तक आपको कार्ब्स हटा देने हैं, क्योंकि रात को हमारा प्रोसेसिंग कम हो जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से भी अपनी लंच के टाइम पे अपनी अग्नि सबसे ज्यादा हाई रहती है, तो रात के टाइम पे अपनी अग्नि कम हो जाती है। सूर्यास्त के साथ साथ अपने पेट की अग्नि भी कम हो जाती है। तो वो टाइम पे हमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स तो कम करने ही है, लेकिन हमें हमारा प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। तो रात के टाइम पे आपका खाना ऐसा होना चाहिए कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप या तो पनीर या सोया की कोई भी चीज, सोया की टिक्की, सोया चाप, दाल अगर आपको पसंद आती है तो थिक दाल ले सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारा सैलेड लीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि जो रात को आप सोएंगे ना 8 घंटे, जो खाना नहीं मिलेगा आपके पेट को, वो टाइम पे मसल तो भूखा है, मसल को हर 3 घंटे पे खाना चाहिए। और अगर मसल को खाना नहीं दिया, जो वो प्रोटीन ही खाता है, तो मसल अपने आप को खा जाएगा। तो आप जो जिम में जाके मसल बिल्ड कर रहे हैं, वो उसका उल्टा असर हो रहा है। वहां बिल्ड कर रहे हो, यहाँ खाना ना खाने से, प्रोटीन ना खाने से वो मसल टूट रहा है। इसलिए रात को प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। और सैलेड से क्या होगा, आपका जो सुबह का डाइजेशन होगा, आपके जो जो ज्यादातर डायबिटीज का प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाते हैं, इसलिए आंख जाती है, किडनी जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स सारे डैमेज होने लग गए हैं। तो हाई सैलेड इंटेक से आपके ये सारे जो ब्लड वेसल्स चोक है, जो क्लॉग हो चुके हैं, वो सब क्लियर होने लग जाते हैं, और सुबह आपके मोशंस क्लियर हो जाते हैं। मोशंस क्लियर होना भी एक बहुत अच्छा साइन है डायबिटीज को दूर रखने के लिए। बात आपने कही, और शायद ये जो हिस्सा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएगा। मैं अगला सवाल अनूप जी आपके पास आना चाहूंगा। डायबिटीज की जब बात आती है तो सीधे उसका कनेक्शन मीठे से जोड़ दिया जाता है, शुगर से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये कितना बड़ा फैक्टर है, या और भी जो इसके कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लेम करने के, इसे बढ़ाने के कारण है, उसको नजरअंदाज किया जाता है? नहीं, देखिए इसमें बात बड़ी सिंपल है, जिसको सरल तरीके से समझना है कि हम अगर कैलोरी बढ़ा दें किसी भी चीज और शुगर को 0 कर दें और कैलोरी हम पूरी बढ़ा दें अपने भोजन की, तब भी डायबिटीज हो जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको शुगर ज्यादा खाना। हाँ, हम रोज 5 किलोमीटर चल रहे हों, हम एक 1600 कैलोरी डाइट को फॉलो कर रहे हों और उसमें थोड़ा शुगर डाल रहे हों, तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें आपको डायबिटीज होने की संभावना बिल्कुल कम है। तो शुगर एक सीमित रूप में हमको लेनी चाहिए, और अगर उसको हम संतुलित जीवन शैली में के साथ साथ जोड़ दें, तो डायबिटीज से सीधा संबंध उसका रहता नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम वैलिड पॉइंट आपने रखा। शशांक जी, फटाफट से मैं आपके पास आऊंगा। ये हमें बताइए कि डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, ये कितना, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये कितना घातक है? तो ये अहम सवाल है। हमारे एक व्याख्या है ABCDEF। तो हर मधुमेह रुग्णों में ए होता है 3 महीने की एवरेज शुगर A1C, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डाइट, ई फॉर एक्सरसाइज, एफ फॉर फीट केयर यानी पैर का केयर। उसमें बी और सी जो है, मधुमेह रुग्णों को 80% लोगों में रक्तदाब होता है, और रक्तदाब कंट्रोल करने से हमारी जो किडनी है उसमें प्रोटेक्शन होता है, हमारे जो हृदय है और हमारा ब्रेन में स्ट्रोक होना उसकी संभावना कम हो जाती है। तो मधुमेह रुग्णों में जो हमारा रक्तदाब या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है, और उससे किडनी, हार्ट और ब्रेन की जैसी जो बीमारी महामारी है उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। और हमारे पास
दवाइयाँ भी है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी है, जिससे और अच्छा प्रॉपर सोना, थोड़ा सा योग करना, उससे हम रक्तदाब पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने तीसरा जिक्र किया सी यानी कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कहा जाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कहा जाता है। तो मधुमेह रोगियों में हम देखते हैं कि हमारा जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, फिजिकल एक्टिविटी से 50 के ऊपर रखना चाहिए। महिलाओं में और पुरुषों में थोड़ा फर्क रहता है 10% का। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, हमको 70 या 50 के नीचे रखना बहुत अनिवार्य है, जिससे हृदय विकार की बीमारियां नहीं होए। और उसके लिए काफी बार हमको बियॉन्ड लाइफस्टाइल जाके, योग, डाइट, एक्सरसाइज के बियॉन्ड जाके कभी कभी दवाइयां जैसे स्टैटिन होती है, उनका भी प्रयोग करना पड़ता है। तो बी और सी ये इसके ऊपर नियंत्रण रखना 3 महीने के एवरेज और शुगर कंट्रोल के इतना ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ डाइट और एक्सरसाइज भी करना उतना ही महत्वपूर्ण है। और हमारी पैर जो है, फीट, उनका भी केयर लेना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहना चाहिए। और इसमें हंसते खेलते यानी पॉजिटिव में स्पिरिट में प्रॉपरली मोटिवेशन देके हमारे मधुमेह रुग्णों की होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है, हम प्रिवेंट करने की एक कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। मैत्री, हमें ये बताइए कि बच्चों में जो डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है, मतलब ऐसी क्या गलतियां आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स कर रहे हैं उन्हें, खास तौर पे उनकी फूड हैबिट को लेके? बच्चों में जो समस्या बढ़ रही है डायबिटीज की, उसके 2 रीजन है। एक रीजन तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो खाना बच्चों को दे रहे हैं उसमें है। दूसरा प्रॉब्लम जो नजरअंदाज किया जा रहा है वो जेनेटिक्स है। जो पेरेंट्स खाते आ रहे हैं वही बच्चों में जीन्स आते जा रहे हैं। इसलिए जो डिस्टर्ब्ड बॉडी, डिस्टर्ब्ड डिजीजेस जो हैं बॉडी में, जैसे कि डायबिटीज, इसलिए उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। बिकॉज अगर जेनेटिकली आ रहा है तो तुम्हारे खून में भी आ चुका है। बच्चों को इट इज डिफिकल्ट, आई नो, बच्चों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उसको दे देते पोटैटो चिप्स, अरे कुछ तो पेट में जाए, या टीवी दिखाते दिखाते खाना खिला देते हैं कि उसके पेट में कुछ तो जाए। लेकिन हाँ, ज्यादातर ये मैकडोनल्ड्स में हमने बर्थडे पार्टी कर ली, और उनको इंकरेज करना कि ये लो, ये करोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगी। वो जो ज्यादातर, टू बी ऑनेस्ट, पेरेंट्स नहीं करते, बाहर वाले ज्यादा करते हैं कि बेटा आ जाओ, मैं चॉकलेट दूंगा तुमको। तो ये सारी चीजें हमें कॉन्शियस एफर्ट लेना है कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। हमें पार्टीज देनी है तो एक अच्छी जगह पे जहां खाना हेल्दी मिलता है। आजकल जगहों में पिज्जा भी हेल्दी मिल रहा है, जहां मैदे का बेस नहीं, बाजरे का बेस है, लेकिन है पिज्जा और बहुत टेस्टी है। तो ये सारे ऑप्शंस अब आ रहे हैं, बस उसको यूज करना है। हमें थोड़ा सा अपना थॉट लगाना है, क्योंकि जो हम बच्चे को खाना आज खिलाएंगे वो पॉइंट नंबर 1 उसकी आदत बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 उसको आगे जाते या तो हेल्दी बॉडी होगी या डिजीज बॉडी होगी। लेकिन वो चीज का डिसीजन पेरेंट्स आज लेंगे। अब आज उनके पास टाइम है या नहीं है, वो बेसिस पे वो उनके बच्चों का फ्यूचर हेल्थ डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि आज टाइम नहीं है तो 20 साल बाद तो टाइम देना ही पड़ेगा, जब उसको डिजीज होगा और जब हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। माइट एज वेल आज टाइम दे और दीजिए। शायद हर तरह से हमको ज्यादा अवेयर रहना है, ज्यादा इन्फॉर्म रहना है। यही इससे लड़ने का और इसे बीट करने का तरीका है। एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर अनूप, मैं आपके पास आऊंगा। बच्चों में डायबिटीज, डॉक्टर्स बड़ा कंसर्न देख रहे हैं इसे? देखिए, हमने सबसे पहले जो यंग लोगों में और बच्चों में डायबिटीज का रिपोर्ट किया था वो 2004 में किया था, जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था। तो उस समय 20 साल हो गए। उस समय शुरुआत हुई थी और हमने सबसे पहले पकड़ा था और उसको रिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद हम बराबर इसमें बढ़त देख रहे हैं। और अगर आप देखें कि 12-14 साल से 18 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज जो बढ़ रही है, वो केवल मोटेपन पे से बढ़ रही है, शरीर में चर्बी ज्यादा होने से बढ़ रही है। इसमें जो बच्चे यहाँ पर अर्बनाइज हैं, अर्बन एरिया में हैं, वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके सिवा अगर आप 18 साल से 30 साल के वर्ग के लोगों को लीजिए, बच्चों को लीजिए,
तो उसमें तो और भी ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि इसमें कुछ लोग अपना काम करने लगते हैं, कुछ प्रूव अपने को करने की कोशिश करते हैं, काम में जुट जाते हैं और 12-15 घंटे काम करते हैं और उसके बाद जो भी जंक फूड मिलता है वो खा लेते हैं, और सैटरडे संडे को जैसे कि एक जश्न मनाते हैं अल्कोहल के साथ, सिगरेट के साथ और जंक फूड के साथ। तो इस अवस्था में जिन लोगों में के परिवार में किसी को डायबिटीज होती है, माता पिता को डायबिटीज होती है, उनमें बहुत तेजी से शुगर की मात्रा बढ़ती है, और ये वर्ग हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं जिसमें डायबिटीज हो। बिल्कुल। तो कोशिश हमारी आज की चर्चा में यही रही कि हम हर पहलू को टटोलें, और शुक्रिया मैं कहूंगा डॉक्टर शशांक का, डॉक्टर अनूप का, मैत्री आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि इसके जितने इंफॉर्मेशन है उससे लोगों में अवेयरनेस आए, और कम से कम एक ऐसी चीज जिसे बहुत ही कैजुअली लोग लेते हैं, जैसे मान चुके हैं कि अरे शुगर तो आज नहीं तो कल होगा ही होगा, इस वाली मानसिकता से लोग निकले। धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। आज का स्पॉटलाइट उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।